बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। वीकेंड आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, अच्छा इस तरह से भी गुजरा होगा कि आप लोगों से हम अक्सर यही मैसेज देते जाते हैं और जब भी हम शो का आगाज़ भी करते हैं तो हम आपको जो रीसेंट सिचुएशन है उससे भी बाखबर रखते हैं। और ये सब चीज़ें सिर्फ आपसे शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएं आप एहतियात के साथ जाएं, अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। आज के शो का आगाज़ बाकायदा कर लेते हैं। आज एज़ यूजुअल हम अपनी स्टोरीज़ भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास टॉप स्टोरीज़ होती हैं। सेगमेंट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज मौसम की सूरत हाल क्या होगी। जी तो कोमल हमारे साथ है। कोमल बताइए मौसम कैसा है शहर का और दिन भर कैसा रहेगा। कल वैसे बाय द वे अच्छी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद हब्स भी महसूस हो रहा था। तो ओवरऑल मौसम आज कैसा रहेगा, पूरे हफ्ते के लिए क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम में खासी तब्दीली देखने में आ रही है। अलग में ही मौसम ने तेवर बदले हैं और कहीं गहरे बादल हैं तो कहीं सूरज जो है वो हल्की हल्की आंखें दिखा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीली देखने में आ रही है और गर्मी का जोर भी टूट रहा है। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं जो इस मौसम को मज़ीद मुनफरिद बना रही हैं। और बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ शाम के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है वो मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने में आएगी, मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। और जो मौसम खुशगवार रहने की वजह से लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी खासी बेहतरी देखने में आ रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज समेत आइंदा कुछ रोज़ बारिश रहने की पेशगोई की जा रही है। ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बता दीजिए, आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। अब आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर शहर के हवाले से है जी। कोरोना के साथ डेंगू भी सर उठाने लगा। डेंगू के मरीजों की तादाद 49 हो गई है। NLE इम्तिहानी मरकज़ एक बार फिर से मैदान जंग में तब्दील। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। और इसके बाद खबर यह है, खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। तो आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल शाहिद सिप्रा साहब, आप बड़ी एहतियात करते हैं, क्यों? मैं तो बाहर लोगों को देखती हूँ, जिन लोगों को कोविड हुआ, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ये आपकी एहतियात एक्स्ट्रा ज़्यादा मुझे हमेशा लगती है, उसकी कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो हुकूमत कहती है कि आप SOPs पर अमल दरामद करें तो करना चाहिए। सेकेंडली मैं खुद भी इफ़ेक्ट हुआ, फिर मेरी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट हुए। मुझे बताएं, जब आप खुद मुतासरीन में शामिल हो जाएं और फिर आप उस फेज से गुजरें कि कितना वो कठिन और कितना मुश्किल वक्त होता है, तो उसके बाद जब फैमिली को, फिर आप अपने अजीज़ व अकारिब को, फिर आपके दोस्त अहबाब में भी जब केसेस सामने आए और कुछ लोग जो हैं इस दायरे पानी से कूच भी कर जाएँ, तो मेरे ख्याल में उसके बावजूद भी अगर सबक ना सीखें तो मेरे ख्याल में वो उसमें दूसरी राय हो सकती है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो एहतियात की आप बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल या इनफरादी तौर पर आप कर सकते हैं, हमें इज्तिमाई जो है इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। लास्ट प्रोग्राम में मुझे एक टेक्स्ट भी आया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि लेस्को के ऑफिसर ने कहा था कि आप कोरोना पे बात कर रहे हैं लेकिन आपकी एंकर ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो मैंने उससे बताया था कि हम लोग क्योंकि फ़र्क है जो हम जहाँ बैठे हैं डिस्टेंस पे हम लोग बैठे हैं। अच्छा, बात यह है कि इनफरादी तौर पे तो आप किसी न किसी हद तक, या आप हमारे ऑफिस की बात कर लें, यहाँ भी SOPs पर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन तो बहुत सख्ती से किया जाता है, प्रॉपर फाइन्स जो हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। सेकेंडली, अब देखें, हमेशा बात होती है कि SOPs पर अमल दरामद करना किसने है, करवाना किसने है। हमारी आवाम ने करना है, हमारी गवर्नमेंट ने करवाना है। जब रियासत ही ना इसमें नाकाम हो जाए और फिर अवाम ये कहे कि हमने इस पर अमल दरामद ही नहीं करना और फिर केसेस जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज देखें,
ये 15-16 तक जो केस रिपोर्ट होते थे, आज 400-500 के करीब दोबारा रिपोर्ट होना, और वो टेस्टिंग कैपेसिटी उस तरह नहीं है। 500+ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। 8 हम बाद जो सुबह की अपडेट हमने आपके साथ शेयर की, और रेशियो जो है वो अब पॉजिटिविटी 9.1 तक पहुंच चुकी है, तो आप अंदाजा लगा लें। देखिए 5% पे तो हमने स्कूल्स को बंद किया एग्जैक्टली ठीक है ना। 5% पे अगर हुकूमत स्कूल्स को और तालीमी इदारों को और बाकी चीज़ों को बंद कर रही थी, इसका क्या मतलब था कि 5% तक शरह जो है वो भी इंतहाई खतरनाक है, इसलिए हमने स्कूल्स को बंद किया, तालीमी इदारों को बंद किया। आज वही शरह आज हम 9 का कर रहे हैं, ये 12% तक भी गई है। शहर में 12% तक भी रिकॉर्ड की गई है। अब मुझे बताएं कि जहां पर आपकी एवरेज औसतन जो केसेस की रिपोर्ट है वह 9 से 12 के दरमियान चली जाए, उसके बावजूद हमारी आवाम भी खामोश रहे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और आपके पंजाब हुकूमत भी खामोश रहे, तो फिर इसका क्या होगा कि आपने आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया। शायद सिप्रा साहब एक चीज़ आप एग्री करेंगे कि वाजे है हमारी अभी टेस्टिंग भी उस लेवल की नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। हमने रैंडम टेस्टिंग की बहुत बड़ी बातें सुनी, वो भी कहीं पे आपके स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, कहीं पर एक मिसाल बनाई हो कि आप रैंडम टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल कहीं भी नहीं। अब देखें स्कूल्स आपने खोले हैं, स्कूल में कहीं सुना है आपने कि टेस्ट हो रहे हैं? आपने कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से आया फॉर्म आया है कि आप अगर अपने बच्चों को इजाज़त दें तो हम लोग कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। देख ठीक है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे किसी ना किसी हद तक हो सकेगा, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ बच्चों की तादाद ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल में तो 10, 15, 20 की क्लास होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो वही 50, 60 की एक क्लास होती है। अगर वहां पर गवर्नमेंट अगर टेस्ट करे तो उसके बाद इनके हालात, ये मेरे ख्याल में केसेस और बढ़ेंगे, बहुत सारे केस इसमें से रिपोर्ट होंगे। लेकिन हमें क्या है कि इस पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए, उस पर ना आवाम संजीदा है, ना रियासत की तरफ से कोई इस तरह की बात सामने आ रही है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और मुझे यही लग रहा है कि इसमें बातदरीज जो है वो इजाफा होता जाएगा, और फिर मामला दोनों तरफ से अब जो है आवाम को भी थोड़ा सा एक्टिव होना है, और मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को भी इसी मोड़ पे एक्टिव होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पानी सर से गुजर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ वक्त का इंतज़ार करें। पॉजिटिविटी रेशो कहाँ तक पहुँच गई है आपके सामने है। अब आ जाएं जी, डेंगू का खतरा भी साथ ही मंडला रहा है। असल में है क्या, दोनों के ऑलमोस्ट सिम्टम्स एक ही हैं, तो आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है कि आया आपको डेंगू है या फिर आपको कोविड है। ऑलमोस्ट बुखार भी दोनों में होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, एज सच डिफरेंट है लेकिन मिलते जुलते सिम्टम्स है। टेस्ट ही एक वाहिद हल है जो कि आपको बताएगा आया आपको डेंगू है, कोविड है। अब जी अमले की कोरोना सेंटर पर ड्यूटी है, सर्वेलेंस मुतासिर हो रही है, और मरीजों की तादाद, डेंगू के मरीजों की तादाद 49 हो गई है। क्या देखिए पहले तो खवातीन आया करती थी, हाँ, जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर भी आया करती थी, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद 2-3 की टीम होती थी, वो आती थी, वो कहती थी हमने फ्रिज की जो ट्रे है वो चेक करनी है, आपका जो किचन है वो चेक करना है, अगर आपका वाटर कूलर है वो चेक या एयर कूलर है वो चेक करना है, या कोई और भी ऐसी जगह है उसकी वो निशानदेही करती थी कि यहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आपने बात की कि इनके जो मामलात हैं दोनों के जो आपके सिम्टम्स हैं वो सेम हैं, यही मसला है। अच्छा, फिर तीसरा उसके साथ चल रहा है कि वेदर जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से भी लोगों को बुखार हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है। अब 3 चीज़ें जब मिल जाएंगी तो उसमें से फ़र्क जो है अल्टीमेटली आपको सबसे सर फहरिस्त हमें क्या रखना चाहिए, हमें कोविड को रखना चाहिए। अगर आपको बुखार है, खांसी है, गला ख़राब हो रहा है या आपके जिस्म में दर्द है, तो मेरे ख्याल में बजाय कि डेंगू की तरफ जाएं, बजाय कि हम उसको कहें कि मौसमी बुखार है, उसका एक ही हल है कि हमें टेस्ट की तरफ चले जाने चाहिए। लेकिन टेस्ट की तरफ रागिब कौन करेगा? हम तो वैक्सीनेशन की तरफ ना कर सके, हम तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को ना तैयार कर सके कि आप आएँ और वैक्सीन लगवाएं ताकि महफूज एक मुआशरा जो है उसका क़याम अमल में लाया जा सके। उस पर हम नाकाम ठहरे और बुरी तरह नाकाम ठहरे। आप मोटरवेज को किस तरह बंद करेंगे, हम सफ़र नहीं करने देंगे। आप मार्केट्स को किस तरह बंद करेंगे कि हम कारोबार नहीं करने देंगे, मुमकिन नहीं है। आप हवाई सफ़र को ज़रूर बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दीगर ममालिक के साथ जो मामलात हैं, जो आपके बैरून ममालिक हैं, अंदरून ममालिक में तो चलता रहेगा, बैरून ममालिक आपको ज़रूरी होगा। कितने % लोग सफ़र करते हैं? बहुत कम %। बात यह है कि ये मोटरवेज को बंद करना या इन चीज़ों को बंद करना नहीं है, आपको एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। अवाम को इस तरफ रागिब करने की ज़रूरत है कि आप आएँ, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ना लगवाएंगे तो हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं बताऊं, हमारे यहाँ मिसालें हैं,
इसी दफ्तर में मिसालें हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी। आमिर भाई के साथ हाँ जी, आमिर रजा साहब की बात कर रहा हूं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि मुझे तो एज सच कोई सिम्टम्स भी इतने नहीं थे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही है। फिर देखें वो कबल अज वक्त नेगेटिव हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने 14 डेज नहीं है, वो कबल अज वक्त मतलब वो 12-13 दिन पे जाके नेगेटिव। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि एज सच जिस तरह पहले वाला कोविड का एक्सपीरियंस था कि बॉडी में पेन थी और बहुत ज्यादा वीकनेस थी, इस दफा क्योंकि वो वैक्सीनेशन करा चुके थे इसलिए काफी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस। तो फिर देखें ना, ये मिसालें हैं और भी बहुत सारे घरों में ऐसी मिसालें होंगी कि अगर आपने वैक्सीन करवाई हुई है और वैक्सीन करवाने के बाद अगर मामलात हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे हम निकल जाते हैं। हमारे यहाँ सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन करवाई, बल्कि ऑलमोस्ट सब ने करवाई हुई है, ऑलमोस्ट सब। ठीक है, वैक्सीन हुई है, उसके बाद केसेस रिपोर्ट होते हैं या आपके साथ जो लोग हैं आप उनसे मिलते हैं, अगर वो पॉजिटिव भी हैं आप उससे निकल जाते हैं या आप उससे बच जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि कोरोना कोई आपसे साथ मोहब्बत नहीं करता, कोई ना कोई वैक्सीन का मामला है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर यही चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर यही चीज़ें आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपकी सूबाई वजीर सेहत साहिबा, ये सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं, ये अगर मीडिया पर बात करें और आवाम का एतमाद बहाल करें कि हमने वैक्सीन की तरफ जाना है, तो मुमकिन है। कोई चीज़ बंद करने से आप रास्ते बंद कर देंगे, गाड़ियों को ट्रैवल नहीं करने की इजाज़त होगी, ये किस तरह, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, इन सब चीज़ों से बेहतर यह है कि आवाम का एतमाद जो है वो आप हासिल करने की कोशिश करें। नए डीसी साहब बाय द वे खासा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। शाहिद सिपरा साहब, उन्होंने कब्रिस्तानों का दौरा भी किया है, डेंगू के हवाले से सर्वेलेंस का जायज़ा भी लिया है और उन्होंने ये भी कहा है जी कि 4000 वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे, चेकिंग के अमल को तेज़ किया जाएगा और जो लार्वा चेकिंग है वो अब वसी पैमाने पर की जाएगी। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं नए डीसी साहब से? देखें, लाहौरियों को तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि लाहौर शहर में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है। ये वक्त बहुत बड़े चैलेंज का वक्त है। जब आपको मैं बताता हूँ, जब एक नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है शहर में और उस वक्त अगर आपका शहर जो है वबा में घिरा है और बहुत सारे बाकी मसाइल भी हैं, उसमें कूड़ा भी है, सीवरेज भी है, बहुत सारे और मसाइल, उनको चले साइड पर रख लेते हैं और उसके साथ एक नई वबा जो है उसको दोबारा आने के, जिससे हम गुजर भी चुके हैं, जिसका हम तजुर्बा कर चुके हैं, अगर वो वबा दोबारा आ रही है तो मेरे ख्याल में डीसी साहब को जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुतहरिक हैं, तो अगर इसी तरह मुतहरिक रहे, सर्विलेंस होती रही, हमेशा बात होती है कि आप एक चीज़ का ऑर्डर देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते और हमारे ये रवैये हैं कि हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना, हमने ठंडे कमरों में जाकर बैठ जाना है, हमें गाड़ी मिली हुई है एसी वाली, हमने उसमें बैठ जाना है। इस तरह नहीं होता। अगर आपने अवाम के हकूक़ की बात करनी है या अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो फिर ये ऑफिसर जो ठंडे कमरों में बैठते हैं इनको निकलना है। यही सर्विलेंस टीमें, यही 4000 चाहे डेली वेजिस पे भर्ती होंगी या जिस तरह भी उनको सर्विलेंस के नाम पर भर्ती करेंगे, ये मेरे ख्याल में करेंगे से निकल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी एक महीना है, मैदान में तो उतर आए हैं डीसी साहब, लेकिन मैं एक आखिरी बात, अब देखें अभी मानसून का सीजन चल रहा है, अभी इस महीने में बारिशें होंगी, जब हम बारिशों से निकल जाएंगे तो फिर इस डेंगू का खतरा भी टल जाएगा। देखो ना, बारिशी पानी तक ही है। हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद हम इससे निकल जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में डीसी साहब को 1 महीना मुतारिक हूँ, अपनी टीमों को मुतारिक करें तो मेरे ख्याल में कोरोना पर तो हमने काबू उस तरह नहीं पाया, लेकिन चले डेंगू काबू हो जाए तो मेरे ख्याल में हालात इंशाल्लाह। और जब आप देखेंगे कि जी ज़बरदस्त तरीके से टीमें अपना काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली हालात जो हैं वो बेहतर नज़र आते हैं, नताइज भी उसके अच्छे हासिल होते हैं। चलें जी, डीसी साहब को गुड लक कहना चाहेंगे, चैलेंजेस तो बहुत बहुत बड़े हैं। हमने ब्रेक के बाद आके वापस बात करनी है, एहतजाज किया जा रहा है NLE इम्तिहान के खिलाफ जो किया जा रहा है एहतजाज, उस पर मैदान जंग की सी सूरत हाल देखने में आई। डॉक्टर्स अपने मुतालिबात पर हट धर्म हैं और वाज़े तौर पर डॉक्टर्स ने ये कहा था वो एहतजाज भी करेंगे, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। हंगामा किया जा रहा है कि एक टेस्ट है NLE टेस्ट जो कि ये नहीं देना चाह रहे, इंतज़ामिया बज़िद है कि वो टेस्ट लेंगे और डॉक्टर्स कहते हैं जी टेस्ट नहीं देना। स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ यंग डॉक्टर्स बदस्तूर इस एहतजाज में शामिल हैं और आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि जी इस एहतजाज के दौरान शेलिंग भी की गई, धक्कम पेल भी हुई, कई डॉक्टर्स की हालत भी गैर हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको देने के लिए जो है वो डॉक्टर्स सारे यकजा हैं, यहाँ तक कि वो हड़ताल पर आ गए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि OPD में वो काम बंद कर देंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत और महकमा सेहत और जो सीनियर्स हैं वो वाजिद हैं कि जी हर सूरत एहतजाज जो है टेस्ट जो है वो हम ले के रहेंगे। अब ऐसी क्या वजह है जो कि ना तो कोई बात करने को तैयार है। पहले हम चलते हैं अजमत की तरफ, आज की अपडेट क्या है, क्योंकि गुज़श्ता 4-5 रोज़ से ये मामला चल रहा है तो अभी तक
अपडेट क्या है अजमत से जान लेते हैं। अजमत, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये इतना एहतजाज हो रहा है, धक्कम पेल हो रही है, मार कुटाई हो रही है सिर्फ एक टेस्ट ना देने पर, तो टेस्ट ये क्यों जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी वो टेस्ट नहीं देना चाह रहे, क्या अहमियत है इस टेस्ट की और क्यों बज़िद है दूसरी तरफ से इंतज़ामिया कि वो ये टेस्ट लेना चाह रहे हैं? अना, ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2020 में पार्लियामेंट से आइन पास होकर ये तश्कील में आई है। उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मेडिकल की नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि इससे पहले बैरून मुल्क आने वाले जो अफराद होते हैं उनका टेस्ट होता था और NLE टेस्ट जब वो कम्प्लीट करते थे उनको फिर लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि ना सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स बल्कि जो लोकल पाकिस्तानी भी हैं वो तमाम MBBS करने के बाद जब हाउस जॉब करते थे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन PMC ने यह कानून लागू नाफिज कर दिया है कि अगले साल से NLE इम्तिहान लोकल भी लोग भी देंगे और जो लोग 70% से ये इम्तिहान पास करेंगे उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा और वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब हमने देखा ये ऐलान हुआ तो 3 माह पहले ही पूरे लाहौर भर में जितने अभी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल की कॉलेजेस हैं, उनके पास स्टूडेंट्स का हड़ताल देखने में आई, हंगामा आराई देखने में आई। हम 3 दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि परसों स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज शैलिंग की गई। कल भी जो जहरीले स्प्रे था उस करने से जो बहुत से डॉक्टर थे वो शदीद उनकी जो हालत थी वो भी गैर हुई। अब इस सारी सूरत हाल पर 1 माह पहले जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर अशरफ तकी साहब हैं उनसे हमारी डिटेल बात हुई। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था, ये आर्गूमेंट पेश किया गया, उनकी जानिब से कहा कि बहुत से ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बच्चों का एडमिशन 40 या 50% पर लेकर कर देते हैं और जब वो डॉक्टरी में आते हैं तो जो मरीज होते हैं उनका एतमाद डॉक्टर से उठ जाता है। ये इम्तिहान लेने का मकसद ये है कि बच्चे जो हमारे हैं वो पहले भी बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, जो 70% अच्छे नंबर लेके आएंगे वो एक क्वालिटी के डॉक्टर्स होंगे और हम क्वालिटी पैदा करना चाह रहे हैं। और इस इम्तिहान देने का मकसद यही है कि हम जो मरीज हैं, जो यहाँ के अवाम लोग हैं, उनको बेहतर डॉक्टर प्रोवाइड किया जाए। अब दूसरी तरफ से जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एहतजाज ये किया जा रहा है कि NLE इम्तिहान किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। आपको जो सबसे बड़ी पेशकश मैं देना ये चाह रहा हूँ कि अब हमारी स्टूडेंट से भी बात है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम NLE इम्तिहान से नहीं घबरा रहे। अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इम्तिहान लेना है, हम लोग पाकिस्तान PMDC एक्ट के तहत आए हैं, इनके एडमिशन PMDC एक्ट के तहत हुए थे। हम लोगों को नहीं बताया गया था कि हमारे NLE इम्तिहान होंगे। हमारी ये डिमांड है आप NLE इम्तिहान रखें जरूर, लेकिन 2020 के बाद आने वाले बैचेस से शुरू करें, क्योंकि आपने ये जो इम्तिहान है ये 2020 के एंड में लॉन्च की है, तो 2021 के जो बैच आ रहे हैं उनसे 3 साल बाद इम्तिहान लिया जाए। हम PMDC एक्ट के तहत आए हैं और हमारे से इम्तिहान बनता नहीं है। अब ये तो हो गया डॉक्टर्स का मौकिफ, और इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है वो भी आपने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया। आप जो मेरे सामने मनाजर हैं इस एहतजाज के, जिस तरह से ये एक्सट्रीम लेवल पर एहतजाज किया जा रहा है, धक्कम पेल, शेलिंग, पुलिस के साथ हाथापाई, ये इस लेवल का एहतजाज बनता है क्या? इनसे कोई मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है, कोई इनकी बातचीत सुनने को तैयार ही नहीं है? जी बिल्कुल ना, बड़ी अफसोसनाक बात है। हम 3 माह से सिटी 42 ने भरपूर कवरेज भी की है। जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ हमने इंतजामिया तक पहुंचाई भी और इंतजामिया से भी हमने बात की है। जो मैंने आपसे जैसे पहले बताया, डॉक्टर अशरफ तकी साहब से भी हमने बताया, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर हैं, उनको सारी जो सूरत हाल थी उनको बताया भी और ये भी उनको बताया था कि आने वाले जब सेंटर्स के बाद बच्चों का एहतजाज होगा, मामला खराब हो सकते हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज भी 24 घंटे गुजरने के बाद जो कल वाला एहतजाज था, अब तक जो डॉक्टर्स और इंतजामिया की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ना तो सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद और ना ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के किसी अब इसी तरह से अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता तो ये एहतजाज जारी रखेंगे। अब आगे की इनकी प्लानिंग क्या है, एहतजाजी हिकमत अमली क्या है? क्योंकि हमें ये भी पता चला था, अब ये कह रहे हैं डॉक्टर्स के फिर OPD में ये काम बंद कर देंगे, तो ये नौबत आ चुकी है क्या? जी अन्ना, मैं सबसे पहले तो बता दूं, कल एक थोड़ी सी बड़ी पेशरफ्त हुई थी। जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के उनके जो डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब हैं, उन्होंने कल जो डॉक्टर्स के नुमाइंदगान हैं जिनमें चेयरमैन YDA डॉक्टर आसिफ मजीद हैं, उनको बुलाया था अपने ऑफिस में और तमाम जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस के उनको कल मदऊ करके एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ रखूँगा और आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो बात सुनी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब हमारी लोकल कम्युनिटी से बात उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तक तकरीबन 15 से 16 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी हुकूमती नुमाइंदा ने बात नहीं की। हमें मजबूरन आज 12 बजे के बाद जो तमाम पाकिस्तान की ये अभी से पाकिस्तान मेडिकल यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तमाम जो पाकिस्तान की नुमाइंदगान है उनकी आज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने ये आज 12 बजे के बाद अगली हिकमत अमली होगी। थैंक यू सो मच अजमत, आपने खासा डिटेल में हमें बता दिया। शाहिद सिप्रा साहब, आपका एक कमेंट चाहिए। मसीहाओं का ये वतीरा बन चुका है, ये एहतजाज, धक्कम पेल, डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे और आपके जहन में सबसे पहले अगर आप डॉक्टर का नाम लें
तो बड़ा एक सॉफ्ट सा इमेज आता है। ये चीज़ें देख के अफसोस होता है। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो बात हो रही थी उसमें दो किस्म की बातें सामने आ रही थी कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 30% और 40% जिन लोगों ने मार्क्स लिए होते हैं उनसे भारी भरकम फीसिस लेकर उनको डॉक्टर बना दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि आपकी रियासत या हमारी गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं पकड़ती, उन मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ या उनके लिए मेरिट क्यों नहीं बनाती? अब बताएं, जिसने 40-50 लाख रुपया लगाकर किसी बच्चे ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और उस पर फिर आप, ठीक है मैं इसके हक में हूँ कि लाइसेंस लेने के लिए जिस तरह वकील को ज़रूरी होता है कि उसको प्रैक्टिस करना है फिर लाइसेंस मिलना है, इसलिए डॉक्टर को भी अगर ये इम्तिहान पास करना है तो उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देना मिलेगा। तो ये होना चाहिए, ये अच्छी पॉलिसी है, अच्छा एक्ट जो है वो आया है। लेकिन बात यह है कि जो लाखों रुपए लगाकर डॉक्टर आ जाता है तो वो डॉक्टरेट की डिग्री करने के बाद भी अगर उसको इस तरह के मामला करना पड़े तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरह की कोई पॉलिसी वजह कर लेनी चाहिए कि किस तरह होगा और उन मेडिकल कॉलेजेस को भी पकड़ना चाहिए। दूसरी बात रही कि बरकर मार्केट इम्तिहानी मरकज़ के बाद क्या होता रहा, हमें उस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि डॉक्टर्स जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं ये पूरा अमन एहतजाज भी हो सकता था। आप मुतालबा कर रहे हैं कि अगर बैरियर्स लगाए गए हैं, अगर पुलिस ने रोका और एग्जामिनेशन सेंटर में लोग कुछ डॉक्टर्स इम्तिहान दे भी रहे हैं और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। एहतजाज को कवरेज भी मिली, सारा कुछ हुआ, लेकिन मुझे बताएं कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक कब होते हैं, शेलिंग कब की जाती है, बैरियर्स उस वक्त लगाए जाते हैं जब हंगामी सूरत हाल हो, जब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पमाल होना शुरू हो जाए तो उस वक्त इस तरह के मामला आते हैं। ये बात होना कि जहरीला स्प्रे जो है वो किया गया है, हालत गायब, स्प्रे किया जा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, अगर वो एहतजाज करना भी हर बंदे का जमहूरी हक है और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी ये गवर्नमेंट है उन्होंने 5-6 साल मुसलसल एहतजाज किया, रिवायत कायम की, ठीक है ना, उन्होंने रैलीज भी निकाली हैं, जिस तरह भी किया है, लेकिन जमहूरी हक है तो फिर इनको भी जमहूरी हक मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। एहतजाज होना चाहिए, डॉक्टर्स अगर एहतजाज करें और इस तरह का एहतजाज अफसोस है, लेकिन दूसरी तरफ जरूर आगे आना चाहिए उन लोगों को जो कि जिनका मुज़ाकरात करना राइट बनता है। जी, इतने दिनों से डॉक्टर्स बार बार एहतजाज कर रहे हैं और बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आ रही है, तो जितनी जल्दी ये मामला हल हो जाए उतना ही बेहतर होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब बात होने वाली है जी, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी भी आपको पता है जी जिस तरह से पड़ रही है, हब्स वाला मौसम है और इस पे लोड शेडिंग जो है उससे शहरी परेशान है। क्या कहेंगे शायद सिप्रा साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपके जो शहरी इलाके हैं वहाँ भी लोड शेडिंग है। पता क्या होती है, जब आपको बिल महीने बाद इतने ज़्यादा देने पड़ते हैं और पूरा महीना अगर आप देखें तो आपको लोड शेडिंग का अज़ाब भी भुगतना पड़ता है। मैं कहता हूँ लोड शेडिंग अगर ज़्यादा होगी तो बिल कम आएगा, नहीं होता ना ऐसा, नहीं होता सिप्रा साहब ऐसा। अच्छा, बाद ऐसे हैं इलाके जहाँ पर आपके लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, तो अगर 30% तक या 40% तक आपके लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी की शरह वहाँ इतनी है तो वहाँ तो शेड्यूल लोड शेडिंग होती है, 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। और शहर में कुछ ऐसे इलाके हैं, बहुत कम ऐसे इलाके हैं लेकिन हैं ज़रूर। मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिस तरह वागा मनामा है, इसके अलावा कहना का इलाका है, ठोकर न्याज बेग, शादरा के सराउंडिंग में आबादी हैं, वहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग की जाती है। अब जो इलाके जहाँ इस खबर में मेंशन है कि समनाबाद में और इसके अलावा कृष्ण नगर में लोड शेडिंग भी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर जब डैमेज होता है उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है जल्दी। एक ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, उसको रिप्लेस करना है तो कंपनी के पास नए ट्रांसफार्मर तो है नहीं, वही ट्रांसफार्मर उतरना है। ऐड कर लेती हूँ अगली खबर, आप कह रहे हैं कंपनी के पास नए ट्रांसफार्मर नहीं, तो कंपनी अगर ये सब कुछ करेगी तो ट्रांसफार्मर कहाँ से आएंगे? लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के मरम्मती कामों में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ हुआ है। तो जब ये सब कुछ होगा सिपरा साहब, तो फिर नीयतें अगर ऐसी होंगी तो फिर लोगों को तो मसाइल रहेंगे ही ना। देखें, ये तो अलमिया है हमारे सरकारी महकमों और इदारों का कि हमें जब तक उसमें से कमीशन नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं होगा, और ये होता है। अब बताएं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हज़ारों की तादाद में ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, हर मानसून सीजन में होते हैं, गर्मियों में उनको रिपेयर करवाया जाता है। हमारी जो वर्कशॉप है उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, ना सलाहियत है, बल्कि वो हमारी है ही नहीं, वो तो वापडा के ज़रिए इंतजाम चल रही है और रिटायर्ड एक GM है लेस्को का, उसको आपने वहाँ पर हेड लगाया हुआ है, तो वहाँ तो इसकी कैपेसिटी नहीं है कि हम ट्रांसफार्मर को जो डैमेज हुए हैं दोबारा मुरम्मत करवा के ले सकें। अब होता यह है कि मानसून सीजन जब आता है लेस्को को ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत होती है, अगर वो इजाफी ट्रांसफार्मर न रखे तो सिस्टम नहीं चलता। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर मौजूद थे उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया, एक टेंडर किया, टेंडर के तहत हमने उनको दे दिया। अब जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने टेंडर किया है उसके मुताबिक ट्रांसफार्मर बनकर वापस नहीं आए, उससे दोहरा नुकसान होता है कंपनी को। क्या हो रहा है
कि एक नाकिस उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसकी बुनियाद पर जो टेक्निकल लॉस है, मतलब कि जो बिजली ट्रांसफार्मर से गुजर रही है वो वहां पे ज़ाया भी हो रही है अगर उसमें वो कॉपर का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया या उसमें दीगर जो मटेरियल उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है कि वही ट्रांसफार्मर जब आप सिस्टम में लगा रहे हैं और मिसालें सामने आ रही हैं, जब सिस्टम में लगाते हैं जैसे ही आप फीडर को ऑन करते हैं तो वो ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है। मुझे बताएं कि कंपनी ने करोड़ों रुपए लगाए इस बात पे कि हम कंज्यूमर तक बिलादस्तूर बिजली देंगे, एक तरफ डैमेजिंग की वजह से दोबारा वही नुकसान, दूसरी तरफ जो टेक्निकल लॉस है, जो बिजली का ज़िया हो रहा है, वो दोहरा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस बात को देखने की ज़रूरत है। जो हमारे मौजूदा चीफ हैं चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, नो डाउट एक दयानतदार ऑनेस्ट आदमी है, उनका माजी सबके सामने है, उनको 4-5 महीने 6 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, उनको देखने की ज़रूरत है कि ये जब टेंडर किया गया और उसके बाद ट्रांसफार्मर्स दिए गए कि आप इसकी मुरम्मत करवा कर वापस सिस्टम में लाएं, उस वक्त किन स्टैंडर्ड्स पर दिए गए और उसके बाद बनकर जब हमारे पास आए और हमें किस तरह मिले। तो अगर इस बात की तहकीकात होंगी तो सारी बात जो है वह सामने आ जाएगी कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उसकी बुनियाद पर ये डैमेज हो रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर को तो हो ही रहा है, लेकिन कंपनी को भी हो रहा है और बिलखसूस जो सब डिवीजन का अमला है उनको ज़्यादा मुश्किल है। देखें, एक कंज्यूमर है, उसको बिजली चाहिए, वो हमेशा सब डिवीजन के दफ्तर में ही जाएगा, वहीं पर एहतजाज करेगा, वहीं पर अपना जाकर रोना रोएगा कि मेरी बिजली बहाल होनी चाहिए। सब डिवीजन के पास वो सलाहियत ही नहीं होगी, उनके पास ट्रांसफार्मर नहीं होगा, उसकी रिप्लेसमेंट 13-14 घंटे जब लगेंगे और इस मौसम में जब 13-14 घंटे बिजली किसी की बंद रहेगी तो मुझे बताएं कि वो आपके साथ क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे फिर एहतजाज का रास्ता जो है अपनाया जाता है। सही। तो अब मुझे सिर्फ ये बता दें शायद सिप्रा साहब, इन चीज़ों पर ये जो इंकशाफात एक के बाद एक होते हैं जी, घपलों के फलां लोग इन्वॉल्व हैं, फलां लोग हैं, इनकी कभी कोई पकड़ भी होती है या नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म है या नहीं, कोई इन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, इनकी कोई मॉनिटरिंग की जाए? देखें, FIA का काम है इसको इन्वेस्टिगेट करना, आपकी एजेंसी जो है उसमें, क्योंकि फेडरल का इदारा है, FIA उस तरह काम नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। अगर FIA प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और अपनी दोस्तियां खत्म करे और अपने जो काम वहां पर लेकर आते हैं, अपने जो काम वहां पर लेकर आते हैं वो ना करवाएं, और चले काम भी करवाएं लेकिन उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने करना है वो अगर करें तो मेरे ख्याल में ये हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे बताएं, FIA को एक लाइनमैन 1000 रुपया लेता हुआ तो करप्शन नजर आ जाती है, ठीक है ये भी करप्शन है, पकड़ना चाहिए। मीटर रीडर भी 2-4 हज़ार किसी से ले लेगा, मीटर इंस्पेक्टर भी LS भी ले लेगा, वो तो आपको करप्शन नजर आती है। लेकिन हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए जो लोग करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं और कमीशन के नाम पर कंपनी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको किसने देखना है? तो इसलिए हमारी जो एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं वो अगर प्रॉपर काम करें तो ये सारा कुछ हो सकता है। इंडिविजुअल सतह पर या इंटरनल जो इंक्वायरीज होती हैं, सिर्फ लेस्को का नहीं है, हर जगह पर जिसका जो काम है वो कर नहीं रहा, एक दूसरे को बचा रहा है और जिसका जो दिल कर रहा है वो करता चला जा रहा है। और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि जी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं जिनको कोई फॉलो करे, इसलिए हर कोई अपनी मर्जी में लगा है और जो मर्जी करता चला जा रहा है। उसका नतीजा यही निकल रहा है कि हर जगह बेज़ाब्तियां सामने। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम अपनी अगली खबर की तरफ आएंगे। और अगली खबर हमारे पास है जी, खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम जिसका तीसरा मरहला जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे अल्फाज के, खिदमत आपकी दहलीज पर, पुलिस का है काम, मदद आपकी, पहले सलाम फिर कलाम, मतलब ये नारे इतने अट्रैक्टिव होते हैं शायद सिप्रा साहब, जब ये मुझे लगता है जैसे वो सियासी नारे होते हैं ना, ये उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे सबकत ले जाते हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर मतलब लोगों के लिए जैसे आपकी जान तक हाजिर है। मुझे सिर्फ ये बता दें ये असल में प्रोग्राम है क्या? आज ये तीसरे मरहले पर पहुँच गया, कितने लोगों की खिदमत हो सकी है? देखें, ये पढ़ के तो लगता है कि जनाब तुम्हारी दहलीज तक खिदमत होगी, कुछ और काम करने की तो जरूरत ही नहीं है, बह जाओ घर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसका मकसद ये है कि आपके जो मामलात हैं सीवरेज के हैं, बाकी जो मामलात हैं वो आपके शहर में इतने मसाइल के बढ़ चुके हैं, कूड़ा हो, सीवरेज हो, और पिछले पूरे साल तो जिस तरह कूड़े की वजह से लोग परेशान रहे हैं, आपके सामने हालात। मुझे ये बताइए तीसरा मरला आ गया, दो मरले कब हुए हैं? मुझे तो ये नहीं पता चला। मैं वही तो कह रही हूँ कि मतलब ये तीसरे मरहले तक हम कैसे पहुँच गए? पहले 2 मरहले आपने कैसे अबूर कर दिए, लोगों के मसाइल तो झुमके तू। चले खबर तो आ गई ना कि तीसरा मरला आ गया, छप भी गई अच्छे तरीके से। हाँ, किसी ने किसी जगह पे तस्वीर भी छप गई होंगी, चीफ सेक्रेटरी साहब की ज़ेर-ए-सदार इजलास भी हो गया, उसमें डिस्कशन भी होगी।
जो कागजी कार्रवाई है वो वहाँ पे प्रेजेंट भी हो गई, ब्रीफिंग भी हो गई कि हमने ये कर दिया। बेसिकली आवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। आप सीवरेज के देख लें, नकासी आपके देख लें, बारिश हो तो आपके सामने है मामला, आप सड़कों की हालत देख लें। सिर्फ एक बारिश होने की देर है तो पता चल जाता है कि पूरा शहर जो है डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। हाँ देखें, ये बेसिकली इस प्रोग्राम जो ये बनाए जाते हैं या तरतीब दिए जाते हैं, नाम भी उसी तरह रखे जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को पता चले कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अमली मुजाहिरा जब उसको होता है तो लोगों को तो तब पता चलेगा ना कि हम लोग, हमारे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अमली तौर पर जब कोई काम नहीं होगा तो फिर इसी तरह हालात रहेंगे। मुझे बताएं, आवाम, ये पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे सुन रहा था, पीटीआई के रहनुमा बड़े बातें कर रहे थे कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हजरात हैं, वो सिर्फ वही कुछ चलाते हैं जो उनको पसंद होता है। मुझे बताएं कि आप किसी दिन हमारे साथ निकलें ना, सड़क पे किसी जगह पर निकलें, लाहौर में 2-3 वुज़रा हैं हमारे साथ चलें, उन्हीं के हल्के में चले जाते हैं कि आप जाके आवाम से पूछ लेते हैं कि उनके कितने मसाइल और उनकी दहलीज पे कितने मसाइल उनके हल हुए हैं, तो लग पता जाएगा कि कितने हल हुए हैं। बात यह है कि जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, डिलीवर करके अमली तौर पर कोई काम करेंगे तो लोग खुद ही आपके गुण गाएगी, लोग खुद ही आपकी तारीफें करेंगे। हमें कहने की जरूरत है, रिपोर्टर चाहेगा भी सही तो वो नहीं मुमकिन हो सकेगा, जो नहीं होता। बात यह है कि जब लोगों को उनके मसाइल, उनके तमाम जो चीज़ें हैं उनका हल नहीं मिलेगा। छोटे छोटे जो इश्यूज है ना, लोग गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से परेशान हैं, गटरों के ढक्कन ना होने की वजह, ये लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं जो वाकई उनकी दहलीज पर हल होंगे। कहने के छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन ये बहुत बड़े मसाइल हैं। इनसे जो मसाइल जन्म लेते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आपने जिन गटरों का जिक्र किया, देखें कितनी कीमती जाने, कितने बच्चे जो हैं उनका इंतकाल हुआ है, वो डूबकर इस जो दुनिया से वो चले गए हैं। आपने सीवरेज, उसके बाद बात की स्ट्रीट लाइट्स की, कितनी फैमिलीज जो हैं उनको उनकी घरों की दहलीज पर लूट लिया। खिदमत तो बड़ी दूर की बात, ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि ये छोटे छोटे मामला कहने के हैं लेकिन ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद इनसे मुयस्सर आते हैं। इसलिए आप ऐप्स बनाएं या आप इस तरह का प्रोग्राम शुरू करें, हम लोग उसको अप्रिशिएट उस वक्त करेंगे जब इनका कोई ना कोई इसका रिजल्ट या नताइज हमारे सामने आएंगे। नताइज आते नहीं है। इसका इतना फायदा हुआ है, हम ये प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन लेकर आए जिससे इतने शहरी मुस्तफिद हुए हैं और ये रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं पता चला, 2 मराहिल गुजर गए, तीसरा शुरू हो गया। अगर 4-5 जो हफ्ते है वो चलेगा तो मुझे बताएं कि आवाम को कहाँ पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही आवाम को तो उस वक्त पता जो होगा। देखें, ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये गली मोहल्ले की सतह पर होते हैं। आपकी गली मोहल्ले की थड़े की जो सियासत होती है, जो यूनियन काउंसिल लेवल के जो मामलात होते हैं, चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, काउंसलर लेवल, ये उस तरह की चीजें जब होंगी। मेंशन भी किया गया रोड सेफ्टी, नकासी, आप सफाई सुथराई, शहर की तज़ीनो आराइश। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे बताएं कि तज़ीनो आराइश क्या हुई, नकासी आपका क्या हुआ, सीवरेज का क्या हुई, कहाँ पर मामला हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप निचली सतह पर जाकर देखेंगे, आप गली मोहल्ले की सतह पर जाकर इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और किस अपने कारकुनों की जिम्मेदारी लगाएंगे तो फिर तो है मुमकिन। आप यकीन माने, मेरे से लिखवा के रख लें, आज आप कोई शो करा लें और लोगों से पूछ लें कि खिदमत आपकी दहलीज पर, लोगों को पता ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा हूं। पता नहीं होगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिससे वो। मुझे बताएं, आप एप्लीकेशन की बात करें, कितने लोग नेट इस्तेमाल करते हैं? कोई भी नहीं। मतलब आपके देखें ना, जिन लोगों के एक्चुअली मसाइल हैं, जिनकी कहीं सुनवाई भी नहीं है, उन लोगों के पास एंड्रॉइड अगर हैं भी तो शायद सिपरा साहब ये एप्लीकेशन उनके इस्तेमाल के लिए आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अपना सिटीजन का पोर्टल सेल बनाया हुआ है ना, मुझे बताएं आज तक कितनी कंप्लेंट्स वहाँ पे अजाला हुई उनकी। सर आप उस पर कोई बताते नहीं ना, अपडेट नहीं देते कि इतनी शिकायत आई जिसमें हमने इतनी हल कर दी। तो होता ही है कि शिकायत आई, आपने उस सारिफ को बुला लिया, उसको उससे बात के बैठ की, वही जवाब दे दिया कि मसला जो है रिजॉल्व हो गया। हाँ। इस तरह होता है। मुझे बताएं कि आप सरकारी महकमे ये इदारे के साथ कोई कंज्यूमर लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। इसलिए ये बात कर देना कि हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं तो मेरे ख्याल में करने चाहिए, करें, आप जरूर करें, लेकिन उसके फायदे उस वक्त लोगों को मिलेंगे जब इसको अमली तौर पर कोई चीज़ सामने आएगी। ये छोटे छोटे मामला जो हम कह रहे हैं, ये बड़े बड़े मामलात हैं, लोगों का खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। और मेरे ख्याल में ये सारे मामला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट लाइट है, बिल्कुल, वासा के लिए नकासी आप है, रोड सेफ्टी है, इंतजामिया के अंदर आपके, ये सारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ ये तमाम इदारे, ये तमाम महकमे कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संजीदा नहीं है शायद सिपरा साहब। अगर फिर एहतसाब का रास्ता अपनाया जाए ना, जो नारा लगाया जाता है, फिर जजा और सजा का कानून तो हमारे पास मौजूद है। नारों से तो सब कुछ उल्ट हो रहा है। चले खैर मेट्रो बस की तरफ आ जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, जिस तरह से परेशान है। बारहा हम जिक्र करते हैं
कि बहुत सारे लोग मेट्रो बस की सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमने सैटरडे को भी अपने ऑफिस के लोगों का जिक्र किया जो शाहदरा से यहाँ टाउनशिप तक आते हैं, जिनके लिए बहुत आसान है कि वो सफ़र करके कम वक्त में टाइमली कम पैसों में अपने दफ्तर पहुँच जाते हैं। जी, तो पहले ये था कि आए रोज़ दुर्रे नायाब हमारे साथ खबरें ये शेयर कर रहे थे शाहिद सरफराज साहब, आज मेट्रो बस का टायर ख़राब हो गया, टायर ब्लास्ट हो गया, विंडोज़ जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, शहरियों को मसाइल का सामना है, फलां मेट्रो बस ख़राब हो गई, उसको ग्राउंड कर दिया गया। अब रही सही कसर जो सही बसें हैं वो ड्राइवर एहतजाज पे चले गए, उनके वाजिबात की अदायगी नहीं हो रही। क्यों इस मसले को लेकर संजीदा नहीं है? मुझे बताएं कि गरीब की सवारी तो आपने छीन ली, लेकिन ड्राइवर्स का क्या कसूर है? बिल्कुल, जो आप वो मेहनत भी करें और उनको पैसे ना मिले। हाँ। देखें, एक बंदा है वो रोजी रोटी के लिए घर से निकला है ना, उसने अपने बच्चों का पेट तो पालना है, तो आप रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है। मुझे बताएं कि वाहिद एक ऑरेंज लाइन पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेट्रो बस वाहिद प्रोजेक्ट है जो इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट है, जिसकी बस को जब भी देख लें वो भरी होती है, उसमें सवारियां होती हैं। आपने ऑफिस का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिल्कुल जो शाहदरा से लेकर गज्जू मता तक सफर करते हैं और रास्ते में उतरते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर सफर करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि अगर आप उस चीज को बंद कर रहे हैं, अच्छा फिर जब ये मेट्रो चलाई गई थी तो आपने बाकी ट्रांसपोर्ट तो बंद कर दी थी, आपने सबके रूट्स खत्म कर दिए थे। आज आपने उस मेट्रो बस सिर्फ ड्राइवर्स को चंद हजार रुपए तनख्वाह ना देने की बुनियाद पर उनको सरापे एहतजाज बनाकर कितने हजार लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। उनका सफर करना नामुमकिन हुआ है। चिंगची रिक्शों के हालात आपके सामने। बिल्कुल, मुझे बताएं, आज फैमिली रिक्शे में सफर करती खौफ आता है। चिंगची रिक्शे में आपके सामने 14 अगस्त पे क्या हुआ, सफर महफूज है। चिंगची रिक्शे में 14 अगस्त पे क्या हुआ सबके सामने है। तो मुझे ये बताएं कि एक महफूज सवारी जब आपने, चले साबिक गवर्नमेंट की थी, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट है उनका, अगर उनकी थी तो है तो अल्टीमेटली आवाम का प्रोजेक्ट ना, आपके आवाम को तो फायदा, आवाम का ही मंसूबा है ना, आवाम के पैसे से बना, आवाम को फायदा हो रहा है। इसलिए आपकी जो अथॉरिटी है उनको संजीदा होना चाहिए इस बात पर कि ड्राइवर्स को तनख्वाह दें। ड्राइवर्स की तनख्वाह ना देने पर लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है वो आपने छीन ली है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कामयाब पॉलिसी इस हुकूमत की नहीं और फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल जो शहर में हाल है, एलटीसी की हमने हालात भी आपको दिखा दिए, मेट्रो के हालात भी हम आपको दिखाते रहते हैं, उस पर आपके ड्राइवर एहतजाज पे चले गए। तो वो लोग बेचारे जो कि सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे थे, वो बेचारे तो दुहाई देंगे। और इस कदर महंगाई, लोग कैसे जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं? खैर, दुआई कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों, अल्लाह ताला ही नजर करम कर दे हम सबके ऊपर। ज़रूर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ जिन लोगों के काम है वो तो कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे, आवाम के लिए कुछ करना चाह भी नहीं रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहिद सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में एक स्पेशल सेगमेंट होम इकनॉमिक्स कॉलेज के हवाले से हम करने जा रहे हैं। होम इकनॉमिक्स कॉलेज की तालीमी मैदान में खिदमात आप सभी लोग जानते भी हैं और तालीमी खिदमात से इनकार भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी मैं आपको होम इकनॉमिक्स कॉलेज के बारे में चीज़ें बताती चलूँ जी। होम इकनॉमिक्स कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा एक कॉलेज था। यहाँ पर तालिबात को खुसूसी तौर पर घरिस्ती और अमूर खानादानी यहाँ पर सिखाए जाते थे। 8 फरवरी 2017 में पंजाब असम्बली ने होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए बिल पास कर लिया, जिसके बाद मई 2019 में प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स की पहली वाइस चांसलर मुकर्रर की गई थी। अच्छा जी, अब होम इकनॉमिक्स कॉलेज के बारे में जब आप सुनते हैं तो इम्पैक्ट ये आता है, जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया कि अमूर खानादारी और घरिस्ती सिखाई जाती है, लेकिन इससे हट के भी हम देख रहे हैं कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज की खिदमात जो हैं वो अब वसी पैमाने तक पहुँच चुकी हैं। तो तालीमी मैदान में किस तरह से होम इकनॉमिक्स कॉलेज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, प्लान्स क्या हैं, किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। फिर कोविड में तालीमी सरगर्मियाँ जब जारी रखना सबके लिए एक बड़ा चैलेंज था, होम इकनॉमिक्स कॉलेज ने किस तरह से इस तमाम टाइम में अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी, ये हम जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा, जो कि वाइस चांसलर हैं होम इकनॉमिक्स कॉलेज। उन्होंने ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपकी? मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जैसे कि मैंने कहा, नाम से ही लगता है होम इकनॉमिक्स कॉलेज, और एक इम्पैक्ट भी इसका ऐसा आ गया हुआ है कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अमूर खानादारी और सिर्फ आपको घर गहरिस्ती के बारे में बताया जाता है, खुसूसी तौर पर यही तालीम दी जाती है। लेकिन अब तो माशाल्लाह से होम इकनॉमिक्स कॉलेज बहुत आगे जा चुका है। कुछ तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डालिएगा। कि सबसे पहले तो ये कि ये इसको जो बनाया गया था उस वक्त 1955 में,
ट्रेंड ये था कि एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना, आप ख़वातीन की तरबियत इस तरह से की जाए, एक फैमिली मेम्बर के तौर पर वो एक घर को चलाने का सिर्फ खानादारी या खाना पकाना नहीं, बच्चों की तरबियत से लेकर और घर को सजाने से और दूसरे सारे मामलात हैं, तो ये सारी स्किल्स उनमें आनी चाहिए। सही। तो उसमें फिर आगे इजाफा होता रहा, लेकिन फिर ये कि इनकी ये सारी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, तो वो ख़वातीन ने इन स्किल्स को जो उन्होंने सीखी यूज़ करते हुए एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया, और अब वो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, फैशन डिज़ाइनर के तौर पर या फूड एंड न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स के तौर पर, या आर्ट में और मुख्तलिफ इदारों में काउंसलिंग वगैरह इस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसी की अब ये होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट कॉलेज एनी मोर। तो यूनिवर्सिटी के तहत फिर एक जो गोल होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी को आपने एक्सपेंड करना होता है, क्योंकि कॉलेज के तौर पर एक महदूद स्कोप, तो उसमें एक महदूद तादाद में बच्चियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है एडमिशन लेती हैं, दाखिला। तो यूनिवर्सिटी को आगे उस लेके जाना, तो उसके लिए फिर ये है कि जो स्पेशलाइजेशन थी जो होम इकोनॉमिक्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड, तो हमने अब उनके BS प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। सही। तो जैसे आर्ट एंड डिज़ाइन है, या फूड एंड न्यूट्रिशन है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, तो वो एक, क्योंकि हैक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और मार्केट नीड्स के मुताबिक अब ये है कि 4 साल का पूरा आपका उस डिग्री प्रोग्राम उस सब्जेक्ट में हो, तो देन दे कंसिडर दैट डिग्री इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अदरवाइज वो फिर स्पेशलाइजेशन के साथ वो डिग्री जो है ना वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट की रहती है। तो उससे ये है कि हमने प्रोग्राम्स एक्सपेंड किए हैं और उसके स्कोप को वुसअत देने के लिए इसके अलावा कुछ और जनरल सब्जेक्ट्स भी, क्योंकि ये इदारा देखें अब एक लाहौर के सेंटर में है। बिल्कुल। तो बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े जो है ना वो मुहैया किए जा सकें और यूनिवर्सिटी के तौर पर भी इसका स्कोप बढ़े, तो इसलिए फिर इसमें इसकी वुसअत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एकेडमिक्स जो हैं वो हमने कुछ तो कर दिए हैं, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा कि एक ही डिग्री थी होम इकोनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। पिछले साल हमने 7 प्रोग्राम्स ऑफ़र किए होम इकोनॉमिक्स के साथ। अब इस साल हम 9 प्रोग्राम जिनमें होम इकोनॉमिक्स का BS भी शामिल है वो ऑफ़र कर रहे हैं, और होम इकोनॉमिक्स का जो प्रोग्राम है वो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके साथ वो भी मौजूद है, प्लस स्पेशलाइज्ड 4 ईयर डिग्रीज जो है वो भी मौजूद है। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, आज ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है, इस ज़माने के तकाजे बहुत जदीद हो चुके हैं। फूड न्यूट्रिशन की बात कर लें, घरों की सजावट की बात कर लें, आर्ट डिज़ाइन की बात कर लें, ये सोशल मीडिया ने इतना सब कुछ फास्ट कर दिया है। इस दौड़ में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज तो हम हमेशा से सुन रहे हैं कि ये सब चीज़ें सिखाता है। बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भी बन गया है कि आपने अब उस स्टैंडर्ड को मीट करना है। जो सोशल मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है नए नए ट्रेंड्स का, उसको भी फॉलो करना है, तो किस तरह से ये सब देखिए इवॉल्व आपको सोसाइटी या समाज में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, और अब तो सिर्फ समाज में नहीं आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डिजिटल पैराडाइम की वजह से लर्निंग बहुत ही फास्ट आ रही है, लर्निंग ट्रेंड्स बदल गए हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बदल गई हैं। अब आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, आपको इतनी डिज़ाइनिंग मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो असल में ये है कि उन सारी जो आप आई वुड टेक देम एज कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स, उनको भी कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से, और फिर ये है कि इनोवेशन क्या है, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट तो नहीं करते। एग्जैक्टली। तो हमारा काम ये है कि बच्चों को बताना कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अब अपना वो एक यूज़ करें, अपना इंटेलेक्ट, और उसको इस्तेमाल करते हुए अब आगे मार्केट में जाएं। और इट्स नॉट ओनली अबाउट के घर को कैसे करें, इट्स अबाउट द प्रोफेशन, बीइंग अ प्रोफेशनल इन ऑल दोज फील्ड्स एंड सर्विंग इन द मार्केट। तो ये अब ट्रेंड बच्चियों का भी बदल गया है कि दे जस्ट डोंट वांट टू लर्न के जी अब ये जो परसेप्शन है ना कि हम बस खानादारी के अमूर सीख कर आए हैं, ये जो बच्चियाँ हैं दे आर नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद दैट। तो वो एक अपनी लर्निंग भी उनकी होती है और उनकी ग्रूमिंग भी होती है, लेकिन ये है कि वो एज अ प्रोफेशन भी उसको अडॉप्ट करते हैं और सर्व भी करती हैं जो जाके आगे करना चाहती हैं। बड़ी अच्छी बात की है। आजकल अगर हम अपनी तालीम देखें तो वो जब बच्चे पढ़ के फारिग होते हैं, स्टूडेंट्स बाद में नौकरियों की तलाश कर रहे होते हैं। अब हमें कुछ ऐसा तालीमी माहौल अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है और उनको इस तरह से बैकअप करना है कि वो अपनी स्टडी के दौरान ही जो है वो अपने लिए खुद बिजनेस फील्ड में भी आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। ये ट्रेनिंग भी क्या स्टूडेंट्स की जा रही है? जी, उसमें ये है कि पहले देखें कुछ अर्सा पहले तो यही होता था कि जॉब, तालीम, नौकरी। पहली बात तो ये है कि ये तसव्वुर ही मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ कि तालीम जो है ना वो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए। तालीम एक
टूल है नौकरी के लिए भी जाने का या हासिल करने का। बुनियादी तौर पर तो तालीम आपकी पूरी शख्सियत साजी के लिए की जाती है, और उस शख्सियत साजी के साथ आप एक अपनी स्पेशलाइज्ड डिग्री लेके मार्केट में जाते हैं कि आई कैन डिलीवर दैट, तो वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और हमने अपना, लेकिन फिर भी है कि जो सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केटिंग जो है वो उसका हमारे बीएस प्रोग्राम्स का एक लाजमी कोर्स है। इसी तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हमने उसमें एक लाजमी कोर्स के तौर पर बच्चों को करवा रहे हैं, ताकि उनकी शख्सियत जो है ना वो ऐसी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर खुसूसी तौर पर फोकस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जी बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक अलग है। जैसे अभी रिसेंटली हमने 8 स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो थी उनको अप्रूव करवाया सिंडिकेट से, और वो हमने लॉन्च की है ताकि मुख्तलिफ हवालों से बच्चे उनमें एंगेज हों। इसमें मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि चूँकि यूथ को अब दूसरी एंटरटेनमेंट की सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी वो एंगेज हो जाते हैं कि उनको आप फिज़िकली जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड भी करते हैं ना ऑन कैंपस के, कोई डिफरेंट कोई वर्कशॉप्स हैं या कोई सेमिनार्स हैं या उसमें आए, तो वो उनको थोड़ी बोरिंग एक्टिविटीज़ शायद लगती हैं और पूरा वो दिल, लेकिन ये उनको अंदाज़ा होगा जब अगर तो वो मार्केट में जाना चाहते हैं और प्रोफेशनली बनना चाहते हैं, देन दे विल मे बी, ये मेरा एक मैसेज है, दे विल रिकॉल के उस वक्त हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को अगर साथ अवेल पूरी तरह से करते हैं तो उसका हमारा इम्पैक्ट जो है ना वो फिर आपके ऊपर और तरह से होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, काउंसलिंग जो है ना एक बहुत अहम मरहला है। आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑप्शंस क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स बेचारे जो उस स्टेप पे परेशान होकर रह जाते हैं कि उन्हें कौन सी फील्ड ज्वाइन करना है, तो कैसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह की जाती है? उन्हें बताया जाता है कि अगर वो ये चीज़ें करेंगे, मार्केट ट्रेंड ये हैं, आगे जाके उनको ये फ़ायदा होगा। ये बेसिक्स में स्टार्ट अगर चीज़ें हो जाएँ तो एक्चुअली आपको वो स्टूडेंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं जो आगे जाके परफॉर्म भी करते हैं, ऑब्वियसली आपके इदारे का नाम भी रोशन होता है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, और बात भी सही है। जब आप वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ना तो वो बाकायदा डिफरेंट जो होते हैं ना वो स्टूडेंट्स काउंसलिंग या ब्रोशर्स लेके कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें क्या है। हमारे यहाँ अब ये शुरू हुआ है कुछ, तो इस साल वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम एक डिफरेंट जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका एक काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, स्टॉल वैसे बैठा हो ताकि जो पेरेंट्स भी आते हैं या बच्चे भी हैं तो वो गाइडेंस ले सके। आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो यहाँ पे मैं ज़रूर ये बात मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग खुद जब पढ़े होते हैं और आपकी जब एजुकेशन जारी होती है, पेरेंट्स का बड़ा फोकस होता है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर ही बनना चाहिए, हमारे अब ये वाली एक्टिविटीज़ की तरफ अगर आपका बच्चा या बच्ची आना चाह रहा है तो ये गैर ज़रूरी चीज़ें समझी जाती हैं, फैमिली की मिसालें दी जाती हैं, फलां की बच्ची ये करिए, फलां की बच्ची तो तुम यहाँ पे जाना चाह रही हो। ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि आपने अपने बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना है? असल में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। ये मैं अपना एक मदर के तौर पर भी और एक प्रोफेशनल के तौर पर भी, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी भी एक मेरा स्टूडेंट्स पूछ रहा था कि मैडम मेरी बेटी है इस तरह से, आप बताएं कौन सा फील्ड अच्छा है उसकी। मैंने कहा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हाँ। फील्ड अच्छे सारे ही हैं। पहली बात यह है कि आपकी बच्ची के ट्रेंड्स क्या हैं, व्हाट डज शी लाइक। सेकंड इज़ कि जिसमें भी वो पसंद करेगी ना उसमें उसके एक्सेल करने की चांसेस ज़्यादा होंगे। एक बात को सबको समझ लेनी चाहिए कि जिसे कहते हैं ना मीडियोक्रिटी, कि मुतवस्सित काइंड ऑफ स्किल्स जो है ना या औसत स्किल कहना चाहिए, उसका ज़माना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपका फील्ड कुछ भी हो, ये आप हैं जो उसमें से जिसे कहते हैं ना आपने उसको निखारना है या अपने आप को साबित करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इतने मैं एग्जांपल जैसे कि आप कितने बड़े बड़े कॉलेजेस से आर्किटेक्चर साल में कितने लोग निकलते हैं, इवन एनसी का ही चले नाम नहीं निकल, लेकिन उनमें से कितने हैं जिनका नाम है। तो डिग्री इज वन थिंग एंड योर ओन इंटरेस्ट एंड पैशन एंड कमिटमेंट दैट इज अनदर थिंग। बिल्कुल। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और या आप उसको सिर्फ एक खाना पूरी के लिए बस ठीक है इतने क्रेडिट आवर्स हमने पूरे करने हैं, क्लासेस चले गए, जितनी ज़रूरी हाजिरी है 70% है, 75 है, उनको अटेंड कर लिया, डिग्री ले ली, आप चले गए, you will see the difference in your performance and the child who has paid, or the girl or the boy, full attention during studies, curriculum and extra curriculum। तो असल में इसका इम्पैक्ट उनको पता चलता है जब वो बाहर निकलते हैं। तो वो एक सीरियसनेस, मैं ये नहीं कहती किताबी कीड़े बन जाए या हर वक्त उसमें लगे रहें,
अच्छी टाइम मैनेजमेंट से आप एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और आप स्टडीज़ के लिए भी निकाल लेते हैं, और उसका जो असर है ना वो आपकी कारकर्दगी एज अ स्टूडेंट भी रहता है, और जब आप एज अ क्या कहते हैं एम्प्लॉय जाते हैं आप बिल्कुल फील्ड में, तो इंटरव्यू के लिए मैं बताऊं बच्चे आते हैं या लोग आते हैं, वो जिस इदारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में ही बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा काफ़ी और भी लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं, कि एक तरफ उनको ये लगता है कि नौकरियां नहीं है, लेकिन जब पैनल बैठता है हाँ तो दे आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और फिर वो सब हैरान होते हैं कि आई मीन कि क्यों इनको ये चीज़ें एक्सपेक्टेड तैयार करके आनी चाहिए थी कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो एफर्ट और एनर्जी डालनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि जितना पोटेंशियल बच्चों में है, नौजवान नस्ल में है, उसको वो पूरी तरह से मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें इदारे का भी बहुत रोल होता है कि आपकी इस तरह की शख्सियत, आपका ये निखार बाहर लेकर आने में आपका इदारा क्या किरदार अदा कर रहा है। खैर, कुछ फैकल्टी के बारे में भी मैंने बात करनी है। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में असातिज़ा जो हैं वो किस तरह से जो है वो अपनी तालीमी सर आगे लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की वो किस तरह से हेल्प करते हैं, और फिर जो दौड़ हम कह रहे हैं कि लगी है उस लेवल के असातिज़ा मौजूद हैं। असातिज़ा की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ ये चीज़ भी हम ज़रूर जिक्र करेंगे कि कोविड के दौरान किस तरह से होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, नया क्या आ रहा है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वाइस चांसलर होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की खिदमत, होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की खिदमत हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कोविड में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और अब तालीमी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ SOPs फॉलो करना, वैक्सीनेशन की शर्त जो रखी गई है, इस पर होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी जो है किस तरह से अमल दरामद कर रही है। स्टूडेंट्स की ऑब्वियसली सेहत, तंदुरुस्ती, ये सब कुछ साथ लेके चलेंगे तभी आपके इदारे में माहौल भी अच्छा रहेगा, सेहतमंद माहौल भी रहेगा। तो हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं किस तरह ये सब चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। देखिए, पिछले 2 साल बड़े मुश्किल रहे हैं, और मेरा ख्याल है जिन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया ना उसमें एक एजुकेशन का सेक्टर है और यूनिवर्सिटियों का। तो हमने फौरी तौर पर तो ये किया था कि वाईफाई अरेंज किए ऑन कैंपस, क्योंकि एज अ कॉलेज कोई IT इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसमें टू हैव सम कंट्रोल ऑन क्वालिटी हमने ये रखा था कि टीचर्स जो है ना वो क्लासरूम्स एक सेट कर दिए थे कि वहाँ से आके क्लासेस लें बजाय घर से लेने के, क्योंकि आपको पता है घर में आपके पास वो उस तरह से स्पेस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अनलेस कि बहुत ही कोई सीरियस सिचुएशन है तो टीचर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी आते थे और वहाँ से क्लासेस लेते थे। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी, आई एम सो हैप्पी कि हम माशाल्लाह से 100% फुली वैक्सीनेटेड यूनिवर्सिटी। ज़बरदस्त। तो हमने स्पेशल कैंप्स लगाए थे। अच्छा, आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके जितने भी तालीमी मैदान से मुंसलिक लोग हैं आगे बढ़ चढ़ कर जी आपका साथ भी दे रहे हैं, तभी आप आगे चल के इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और उस DC साहब, मुदस्सर साहब, तो हमारा एक कैंप लगा था यूनिवर्सिटी में, तो हमने एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट सबको वैक्सीनेटेड कर दिया। तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि अब हम फुली ऑन कैंपस करेंगे सारा जो एनवायरमेंट तालीम का सिलसिला। लेकिन अभी जो रिसेंट आई हैं फिर गवर्नमेंट की SOPs आए हैं कि आप शायद सितंबर मिड तक 50% के साथ करें, तो अब फिर उस हवाले से फिर देखते हैं कि उसका प्लान जो है वो क्या होगा कि SOPs को भी फॉलो किया जाए। लेकिन सिलसिला तालीम का रोका नहीं जा सकता। ऑनलाइन एजुकेशन पे मुझे आपका एक कमेंट चाहिए। जी, कैसे समझती हैं ऑनलाइन एजुकेशन? देखिए, हमारे ये मैंने अमेरिका में भी ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, उसको शुरू किया गया एक्सेसिबिलिटी के लिए कि यूनिवर्सिटियाँ ने ज़ाहिर है सारे लोग जो है वो कैंपस पे आके नहीं पढ़ सकते, तो अपने फंड्स और ये वो सारे जनरेट करने के लिए दे ऑफर्ड रिमोट एंड ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक्सेस जो है वो बियॉन्ड फिज़िकल बाउंड्रीज हो जाती है, लेकिन इम्पैक्ट जो है एजुकेशन का वो किसी न किसी हवाले से मेरा ये ख्याल है कि वो सफ़र करता है।
सही। हमारे अगर हम इधर आते हैं तो आप खुद देखिए कि घरों में कितने बच्चे हैं जिनके पास ये सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रॉन्ग पहले से अब तो बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन आपको अब घर में अगर 3 बच्चों की क्लासेस हैं तो कितनी ऐसी स्पेसेस प्राइवेट हैं जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो। एग्जैक्टली। एंड देन यू नेवर नो, क्योंकि आप वो माइक भी बंद कर देते हैं, कैमरा भी अपना, कि वो सिग्नल्स ज़ाहिर है ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अब टीचर बेचारा एक स्क्रीन के सामने बैठा है, उनको ये नहीं पता कि कितने बच्चे एक्चुअली इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो बच्चों को तो क्लास में फिजिकली अटेंटिव रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो पर्दे के पीछे तो उनकी अपने ही उठ जाता है। बिल्कुल। तो आई वुड से कि जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है ना, उसके ऊपर ज़ाहिर है असर तो पड़ा है, लेकिन फिर क्लासरूम्स का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये एक बात तो लिखी पड़ी है। वो एग्जामिनेशन जो आपके प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर्स दिए जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसकी वाकई कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। खैर, रिसर्च पर अब हम बहुत समझते हैं कि जिस तरह से हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, रिसर्च में हम अभी भी उसी तरह से आगे नहीं हैं। आप अपने इदारे में किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो लेके चल रही हैं? देखिए, रिसर्च का अगर मैं जनरली बात करूं तो पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है ना इंटरनेशनली रिसर्च पब्लिकेशंस का, यूजुअली हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो HEC के बाद जब से ज़रा एम्फेसिस आया रिसर्च के ऊपर, तो पाकिस्तान से अच्छे क्वालिटी जर्नल्स में भी रिसर्च की जो पब्लिकेशन है ना, उसका नंबर काफ़ी ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू इन 10 सालों से पीछे के अगर हम चले जाएँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ का तो ज़ाहिर है काम ही इल्म की तरसील भी है और इल्म की तख्लीक भी है। तो जब तक रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम सिर्फ कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज है ना, जो हमें मिल रहा है हम आगे दिए जा रहे हैं ऐसे। तो उसके लिए ऑब्वियसली रिसर्च चाहिए। अब फैकल्टी जो है उसकी, अभी हमारे पास जो सारी फैकल्टी है ज़ाहिर है उसमें कुछ थोड़े हैं जो PhD है, क्योंकि कॉलेज का और तरह का सिस्टम होता है फैकल्टी का, और यूनिवर्सिटी का और तरह का होता है। तो अब हमारी नई फैकल्टी जो है वो हायरिंग में है, जिसमें आई एम बैंकिंग अपॉन कि हम PhD ज़्यादा से ज़्यादा लें और वो रिसर्च फोकस जो है ना आगे वो किए जाए, प्रोग्राम्स भी और रिसर्च ऑन कैंपस भी हो, और उसमें अगला जो गोल है वो उसमें तरवीज आप कह लें या उसमें इंशाल्लाह वो उसके ऊपर करने का। अच्छा जी, हम देखते हैं तालीमी इदारों में अक्सर तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, और कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। कुछ बताइएगा आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, दीगर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ साथ साथ लेके चलते हैं। असल में स्पोर्ट्स का तो ऑब्वियसली वो तो नहीं है ना, वो स्पोर्ट्स डे बड़ा ज़बरदस्त हमने लास्ट जो 2019 में जब मैं आई हूँ तो फर्स्ट किया, और 2020 में नहीं कर सके हैं, और अभी भी कोई मुझे शायद आगे जाके शुरू हो जाए इंशाल्लाह जी। हालात तो लेकिन ये है कि वही फिर बात है, कुछ ऑनलाइन सेमिनार्स हो गए या कुछ बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ट्रेनिंग के और अदरवाइज, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उसमें करते रहे हैं। और बच्चे वैसे ऑन कैंपस भी जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें वो आते हैं तो टीचर्स के साथ एंगेज होते हैं, बट ऑनेस्टली कोई एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा जैसे एज़ कम्पेयर टू लास्ट से बिफोर कोविड आई वुड से कि उतना ज़्यादा नहीं हो बहुत सारी चीज़ें हमने कोविड में देखा महदूद हुई हैं, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी थी कि जी इनको महदूद करें, क्योंकि आप अपने इदारे की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने वालों को कोई ना चाहें? देखने वालों को मैसेज यही है कि हम अभी बेशक टीदिंग पीरियड में हैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने के, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ हम फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको बेहतर बना रहे हैं। और नए बच्चों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी, बच्चियों को जो कि आना चाहते हैं। और मैसेज ये है कि प्लीज़ मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक पैशनेट स्टूडेंट बने, उसका फ़ायदा आपको बाद में ज़रूर होगा। इस वक्त अगर आप वो जिसे कहते हैं ना गुजारा करके आगे जाते हैं, बिल्कुल, तो लर्न ट्राई टू दिस पीरियड विल नॉट कम बैक टू यू। बिल्कुल एग्जैक्टली, ट्राई टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ दैट, कि अपने इदारे में रहते हुए आप जितना बेहतर से बेहतर आपस में भी इंटरेक्शंस और टीचर्स के साथ भी और बाहर की दुनिया के साथ भी जितना रखेंगे उतना ही आप निखरेंगे भी और आप मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार भी। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे और खुशामदीद भी कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत की वजह से किसी भी मैदान में हो अपना नाम जो है वो
पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रेसलर हैं पाकिस्तानी, और उन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क का दूसरा गोल्ड मेडल, 2014 एशियन गेम्स में कांसी का तमगा हासिल किया, 2016 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल, 2016 एशियन बैच गेम्स में गोल्ड मेडल, 2016 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। माशाल्लाह से एक लंबी फहरिस्त है। आप जान चुके होंगे जी, मोहम्मद इनाम बट की मैं बात कर रही हूँ, और आगे भी वो अपने पैशन को लेकर जो है हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी भी कर रहे हैं। माशाल्लाह से 2 दिन बाद इटली में वो होने वाले कंपटीशन में शिरकत भी करने वाले हैं। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह मेहनत लगन से उन्होंने ये मकाम हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ स्टार्ट से बात कर लेते हैं, आगे चल के तो माशाल्लाह से एक पूरी लिस्ट है आपकी कामयाबियों की, वो भी हमने डिस्कस करनी है। कैसे ख्याल आया रेसलिंग की तरफ जाने का? एक्चुअली मैं गुजरांवाला से तल्लक रखता हूँ और गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, और हमारे तो ख़ानदान में पहलवानी चलती है। मेरे दादाजी भी पहलवान थे, मेरे वालिद साहब भी पहलवान थे। तो पहलवानी, जब हमने एक पहलवानी घराने में आँख खोली, और बचपन से ही जब जब हम जवान हो रहे थे तो ताया जी के बेटे, चचा के बेटे आपस में सब कुछ कर करके बड़े हुए। फैमिली में ही मौजूद। जी जी, डेफिनेटली। और फिर जब बचपन से ही एक दिन मुझे फिर अब्बा जी अखाड़े ले गए, बेटा आज से जो है ना आपका काम है पहलवानी करना। हाँ। और फिर बड़ी मतलब ट्रेनिंग शुरू में स्टार्ट की, बड़ा थोड़ा मुश्किल चीज़ें लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप शुरू कर देते हैं सीखना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब 14 साल का था। मुझे बताएं कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि खासा मुश्किल भी है, आपको अपनी थोड़ी सख्त जान भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का, अपनी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। क्या चीज़ें ट्रेनिंग में आपने सीखी? जी बिल्कुल, जो ट्रेनिंग होती है ये डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ट्रेनिंग करवाई जाती है, और उसके बाद जब आप पाकिस्तान लेवल पर चले जाते हैं तो फिर आप 4 घंटे डेली की प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप इंटरनेशनल और जैसे भी वर्ल्ड लेवल पर मैं जा रहा हूँ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेलनी है, तो इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे डेली की जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग किसने करवाई आपकी? जी मुझे मेरे उस्ताद चौधरी शबीर हुसैन साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वफ़ात पा गए हैं। उन्होंने मुझे बेसिक्स उन्होंने सिखाई सारी, और उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम जो है वो मेरी ट्रेनिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ हमारा 7 से 8 घंटे के प्रैक्टिस सेशन 3 होते हैं, जिनमें 2-2.5 घंटे हम मॉर्निंग में करते हैं, जिसमें रनिंग होती है, स्प्रिंट्स होती हैं, मुख्तलिफ ड्रिल्स होती हैं अपने स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए। और फिर 2 से 2.5 घंटे का हमारा रेसलिंग का सेशन होता है, और रात को 2 घंटे का जिम सेशन होता है। तो तकरीबन आजकल 8 घंटे की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, 8 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छे उस्ताद का रोल क्या है? आपके उस्ताद कौन है? जी मेरे जो उस्ताद हैं वो चौधरी शबीर हुसैन साहब हैं, अभी वो वफ़ात पा गए हैं। मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स तक उन्होंने रेसलिंग करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की एफ़र्ट्स की वजह से मैं गोल्ड मेडल भी जीता हूँ। उसके बाद अभी जो है हमारे जो कोचेज़ हैं वो चेंज होते जाते हैं, और अभी इस वक्त जो है मुझे उस्ताद जो हमारे हैं और जो हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन में काम कर रहे हैं, फरीद साहब, तो फरीद अली, वो हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा मेरे जो वालिद साहब हैं वो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एकेडमी में मैं खुद भी ट्रेनिंग करवा लेता हूं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है जी। डिफरेंट टाइप्स है रेसलिंग की, मुझे बताइएगा बीच रेसलिंग और मैट रेसलिंग में क्या डिफरेंस है? फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों जो है ना, इनका सरफेस का फ़र्क होता है। जो मैट रेसलिंग होती है वो मैट पर खेली जाती है, और जो बीच रेसलिंग होती है वो बीच पर, रेत पर खेली जाती है। और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनकी बीचेस पर वो जाकर मुकाबला होता है, और जो मेडल हैं वो सारे सेम होते हैं, वो सिर्फ सरफेस का फ़र्क है, इस वजह से बीच रेसलिंग और मैट रेसलिंग बोला जाता है। अच्छा, उमूमी तौर पर हम देखते हैं जो रेसलिंग के पेशे से मुंसलिक हों, पहलवान हों, वो तालीम की तरफ इतना नहीं होते। कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले तो इसी तरह होता आ रहा था कि पहलवान ज़्यादा जो है वो स्टडी की तरफ उनका फोकस नहीं होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc की है स्पोर्ट्स साइंसेज में, MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं समझता हूँ कि पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मैसेज भी है जी इनाम बट का उन लोगों के लिए जो कि रेसलिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तालीम हर जगह ज़रूरी है। जी डेफिनेटली, अगर आप अच्छी तालीम नहीं आपके पास होगी, आप चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। आपने जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना होता है, आपने बात करनी होती है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सही। चैम्पियन बनने के लिए कौन सा जज्बा ज़रूरी है? हम फील्ड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो जो चैम्पियन है, जिस तरह से माशाल्लाह आपकी एक लंबी फहरिस्त है, कुछ एक्स्ट्रा लगन मेहनत करनी पड़ती है?
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल ही जो है वो आप जब तक वो नहीं बना लेते आप उस वक्त तक आप इतने बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। तो हमारा तो 24 घंटे जो हैं वो पहलवानी के गिर्द ही घूमते हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग अगर आप करनी है ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप अखाड़े में नहीं भी हैं, तो आपको अपने अंदर से ये फीलिंग नहीं जाने देनी कि आप कौन है। जी डेफिनेटली, जो रेसलिंग है ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। आपने खाना भी पहलवानी के मुताबिक है, आपने सोना भी पहलवानी के मुताबिक है, आपने किसी फंक्शन पर जाना है तो वो भी पहलवानी के मुताबिक। कुछ स्पेशल खुराक होती है पहलवानों की, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। खाने पीने में जो चीज़ें पसंद होती हैं वही खाई जाती है कि प्रॉपर एक डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है? देखें, जो पहले एक ट्रेडिशनल पहलवानी स्टाइल था जिसमें बारी बरकम जो पहलवान होते थे, तो अगर तो आपका जो देसी कुश्ती का इवेंट है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुस्तम पाकिस्तान भी हूँ देसी कुश्ती में, तो उसमें तो आपकी कोई मतलब डाइट प्लान नहीं होता, आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा खाना होता है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रुस्तम पाकिस्तान हुआ तो मैंने 106 किलो वज़न अपना किया था और बहुत ज़्यादा खाया था, जिसमें आप समझ लें कि पुलाव, मुर्ग, मटन, हर चीज़ मतलब आपने खाना होता है। नॉर्मली पहलवान का अगर कोई जिक्र करो ना तो बड़ा कोई भारी भरकम सा और बड़ी ह्यूज पर्सनैलिटी ज़हन में आती है। तो आपने कहा कि आपने जब ये टाइटल हासिल किया तो आपने 106 किलो वजन भी किया, फिर दोबारा वापस कैसे आए? जी बिल्कुल, उसके बाद मेरा भी वर्ल्ड बीच का मुकाबला था, तो तकरीबन 1 माह के अंदर मैंने अपना 16 किलो वज़न कम किया और बहुत एक स्ट्रिक्ट जो है वो डाइट प्लान से गुजरा हूँ, बहुत एक स्ट्रिक्ट जो है ट्रेनिंग पैटर्न से गुजरा हूँ। तो 7 से 8 घंटे जब ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद फिर आपने वो सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं, आपने अपना कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म करना होता है, आपने सिर्फ प्रोटीन पर गुजारा करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है और इसके साथ आपने अपने मुंह को भी बड़ा कंट्रोल करना होता है। 1 माह हो गया आपको पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ इस इवेंट के लिए कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के लिए और फिर जब आपको एकदम बहुत खाने की आदत हो जाती है और एकदम से खाना छोड़ना पड़े तो ये चीज़ें मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है जी 2 दिन बाद इटली में, और इनाम बट जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का नाम साथ लेकर चलना, ये झंडा अभी भी आपकी शर्ट पर बनाए, रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को कैसा लगता है हमेशा? देखें, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं पाकिस्तान के लिए जब मैं निकलता हूँ तो जो सबसे पहली चीज़ मेरे बैग में होती है वो पाकिस्तान का परचम होता है। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक स्टाइल है कि जब मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतता हूँ तो मैं वो पाकिस्तान का परचम पूरे ग्राउंड अरीना में वो लेकर घूमता हूँ और फिर वहाँ पर सजदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख लें कि 2010 में जब मेरा पहला मुकाबला था और मैंने इंडिया में जाकर इंडियन हरीफ को फाइनल में चित किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे और पूरा ऑडियंस के साथ वो क्राउड बहुत ज़्यादा था उस वक्त इवेंट पे। तो उस वक्त मैंने जब वहाँ पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ और पाकिस्तान का कौमी तराना चला और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो आप देख लें कैसी फीलिंग होगी। वो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैदान में जब आप उतरते हैं प्रेशर किस तरह से, प्रेशर कंट्रोल ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। और फिर इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताइएगा कितनी टीमें हैं और किस तरह से आपने इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस की है? देखें, जब भी हम किसी इवेंट पर जाते हैं तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग उसकी की होती है, तो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद अल्लाह ताला को याद करते हैं और बेशक अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये होता है कि आपने जो अपनी ट्रेनिंग की हुई है आपने अपना 100% देना है, तो रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तानी जो है ना किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, जब सामने आपके कोई इंडियन हरीफ आ जाता है ना तब आपका जज्बा ही और होता है, वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब इंडियन हरीफ आता है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको होता है कि मैंने अब इससे नहीं हारना, आप सारी दुनिया से हार जाएंगे। इसके तो जान की बाजी भी लगा देंगे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी दफ़ा मौका दिया है। मैं 8 से 10 दफ़ा इंडियन खिलाड़ियों को हरा चुका हूँ और अभी जो मेरा रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में मुकाबला हुआ था उसमें मैंने 1 मिनट और 15-20 सेकंड में इंडियन खिलाड़ी को 10-0 के मार्जिन से हराया। जबरदस्त। इस चैंपियनशिप में कौन कौन से ममालिक शिरकत? इस चैंपियनशिप में पूरी दुनिया, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो पूरी दुनिया के जो टॉप एथलीट हैं वो इस चैंपियनशिप में आ रहे हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी आ रहे हैं, यूरोपियन चैंपियन, एशियन चैंपियन खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का इवेंट है, तो वर्ल्ड में तो सारी दुनिया आती है। अच्छा जी, बहुत बड़े लेवल का इवेंट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है। आपने इसके लिए स्पेशल तैयारी कैसे की, कब से शुरू की? तकरीबन 3 माह से इसकी तैयारी जारी है और इसके लिए क्योंकि ये बीच पर होती है तो हम बीच पर तो नहीं जा सकते, तो क्योंकि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए फिर मैंने गुजरांवाला में बीच का एक अखाड़ा बनाया
जो रेत वगैरह उसको वहाँ पर मतलब डलवा कर, तो वो फिर उसकी प्रैक्टिस उस तरह से 3 माह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। पूरी एक टीम है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने उसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और 30 के करीब खिलाड़ी उस कैंप में लगातार हमारी ट्रेनिंग चल रही है और बड़ी अच्छी इंशाल्लाह एफर्ट है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी गुड लक, हम सभी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। मुझे ये बताइएगा, जो हमारे नौजवान इस शोबे में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी सहूलियात नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखें मुश्किलात तो हर जो है शोबे में होती हैं। अभी आप ये देख लें कि कितना ज़्यादा क्राइसिस से मुल्क हमारा गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो इदारा है वो अपनी कोशिश कर रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनकी एफर्ट भी चल रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेते हैं। और अगर आपने सिर्फ ब्लेम गेम करनी है या आपने सिर्फ ये कहना है कि जी आप अचीव नहीं कर सकते या आपने चीज़ों को छोड़ देना, फिर अपॉर्चुनिटीज़ को आप नहीं देखते। अभी जिस तरह हम इस इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कि उनके जो हमारे डीजी साहब हैं, हमारी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो मिनिस्टर हैं आईपीसी की, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की मेरे वीज़ा को लेकर, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम एम्बेसियाँ बंद थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके इस वीज़े का हसूल हमारे लिए मुमकिन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अदारे कर रहे हैं और इन्हें अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। सही। अब जो आपके अपकमिंग जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, अभी तो आप इटली जा रहे हैं, इसके बाद क्या क्या चीज़ें प्लान हैं? अभी 3 से 4 तारीख को मेरा इटली में जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मुकाबला है। उसके बाद 25 तारीख को मेरा रोमानिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मुकाबला है। उसके बाद दिसंबर में मेरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का मुकाबला है जो कि साउथ अफ्रीका में होने जा रहे हैं। तो आने वाले मेरा ख्याल है 6 माह में काफ़ी इंटरनेशनल मेडल इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। एकेडमी आप चला रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइएगा। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या क्राइटेरिया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेसलिंग की एकेडमी चला रहे हैं, जहाँ पर तकरीबन 100 के करीब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो कि 4 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और कैडेट लेवल, अंडर 17, अंडर 20 और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बच्चे मेडल जीत रहे हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पे एक ड्यू है कि अगर आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है किसी भी फील्ड में, तो आप अपने साथ मजीद लोग जो करना है, आपको भी लोगों को आगे लेके आना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है और इसके लिए आप पेश हैं। जैसा कि आपने कहा कि फ्री ट्रेनिंग जो है आप अपनी अकेडमी में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इनाम भट्ट साहब एंड विश यू गुड लक। बहुत सारी दुआएं ढेरों पाकिस्तानियों की जो हैं वो आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप जाएं और कामयाबी के साथ पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर से लहराते हुए हैं और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के बाद हम आपको दोबारा से मदऊ करेंगे और आपकी जीत की सेलिब्रेशन जो है वो हम ज़रूर मनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स हम शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हसनैन हमारे साथ इस वक्त मार्केट से मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो आड़ती और फड़िए हैं वो मनमाने रेटों के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो शहरी हैं वो शिकवा कना भी हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या मजिस्ट्रेट है वो इन के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर रहे और जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले अदरक चाइना जो है वो 360 से 380 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है जी अव्वल वो 55 से लेकर 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की बात की जाए तो जो प्याज है वो 60 से 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बैंगन की अगर बात की जाए तो जो बैंगन है जी वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर फूल गोभी की बात की जाए तो जो फूल गोभी है अव्वल वो 100 से लेके 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो जो सब्ज़ मिर्च दोम है वो 100 रुपये फ़ी किलो, लेकिन जो सब्ज़ मिर्च अव्वल है वो 120 और 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खीरा फार्मी की बात की जाए तो वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बात की जाए जी टमाटर की तो जो टमाटर है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बात की जाए अगर लहसुन चाइना की तो जो लहसुन चाइना है जी वो 300 से लेकर 330 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें जो मेथी है वो ओपन मार्केट में 300 से लेकर 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है।
मटर की कीमत की बात की जाए तो वो भी 300 से क्रॉस कर गए हैं, 330 340 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लीमू देसी की तो वो ठीक है जी हसनैन, थैंक यू सो मच। आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मेरे पास हैं जी मीट रेट्स। सबसे पहले ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर के जी यहाँ से आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में। बीफ मेंस आपको मिलेगा 706 रुपये किलो में। मटन पर के जी 1435 रुपये। मटन मेंस आप खरीद सकते हैं 1575 रुपये किलो में। और इसके बाद चिकन के रेट क्या हैं जी? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 168 रुपीज़ में मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 244 रुपये किलो में। अब आ जाएं जी एग के रेट्स क्या हैं। अंडों के रेट है हमारे पास रिटेल प्राइस 162 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे होल सेल से खरीदारी करने के लिए तो 2 रुपये की बचत के साथ आप 160 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास हैं गोरमे के रेट। गोरमे पे अगर आप जाएंगे 161 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास तमाम रेट्स जो आपके साथ शेयर कर दिए। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।